So today we will start the next and the last unit, that is a sequence and series of functions. So what it states? What is the meaning of sequence and series of functions? But when in the previous lower classes we have the sequence like an is equal to suppose 2 raised to power 10, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. ये क्या है? एक sequence of real numbers. अब वही काम किसने करना है? Sequence of functions ने करना है. It means that will be denoted by f and x, and it will have the form f1x, f2x, f3x. यानी जिसमें एक तो x की भी वेरिएशन हो according to the domain और n की भी डोमेन हो. जैसे मैं एक सीक्वेंस बना दूं 1/n plus और इसका नाम है fnx, राइट? तो ये क्या है? फॉर ऑल x ले लो मैं 0 to 1, तो ये डोमेन हो गई फंक्शन की और n वेरी करेगा तो वो एक सीक्वेंस को जनरेट. So we will talk about the convergence, pointwise convergence, uniform convergence, right, of the sequence of functions. So now the first point in this is the pointwise convergence. What is pointwise convergence? Let fn be a sequence of real valued functions on a set x. So what we have given, ये डोमेन है, right? fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है. देखो जो फंक्शन है उसकी डोमेन भी होगी और रेंज, और क्या है? ये रियल वैल्यू फंक्शन है. तो ईच c बिलोंग्स टू x. जितने भी c पड़े हैं x में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू क्या आएगी? fnc. ठीक है जी. और ये एक रियल नंबर बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? एक रियल नंबर. और इट विल हैविंग द टर्म्स f1c, f2c, f3c. वो एक सीक्वेंस है. Let us suppose that this sequence, so I will write it like that. तो ये जो sequence है, suppose करो convert कर रहा है. Let us suppose that the sequence of number converges for each c belongs to x. अब बार बार वो कह रही है कि जो हमने c लिया, ये c लिया, ये a भी हो सकता है, ये b भी हो सकता है, ये d भी हो सकता है, ये डोमेन में पॉइंट. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बन गई fn, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन गई fnb, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन गई fnd और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन गई fn. सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. ये क्या बन गया? क्योंकि ये रियल पार्ट में आ गया. ठीक है. तो हर पॉइंट के लिए अब हमने क्या कहा? अब यहाँ पे उन्होंने क्या ले लिया? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. Suppose that the sequences of all points alpha, beta, gamma, delta of x converges to. मैंने यहाँ पे क्या लिए? A B C D. Suppose करो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है. तो ये सीक्वेंस ये बन गई इसकी. तो ये सीक्वेंस बन गई. तो पहली सीक्वेंस f एन अल्फा वो कन्वर्ज कर रही है किस पॉइंट को? f अल्फा, राइट? f एन बीटा किसको कन्वर्ज कर रही है? f ऑफ बीटा. fn गामा किसको कन्वर्ज कर रही है? f ऑफ गामा. यानी हर पॉइंट के लिए जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, इट इज वेरिंग, राइट? लाइक दिस. So f1 alpha, f2 alpha, f3 alpha, it is converging to f alpha, it is converging to f beta, like that. So now we define a function f with domain x. अब हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया अलग से. वो सारी सीक्वेंसेस की जो लिमिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ तो x ही रहेगा, वही अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. तो ये यहाँ पे वैल्यू है f ऑफ अल्फा, यहाँ पे वैल्यू है f ऑफ बीटा, यहाँ पे f ऑफ गामा, यहाँ पे f ऑफ डेल्टा. चलता जाएगा जो भी हम लेंगे. जितने x में पॉइंट्स है बेटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस बनती जाएंगी. So we define a sequence function with domain x and range this. ये range के elements हैं. क्योंकि देखो और भी बहुत सारे रियल लाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हैं, लेकिन ये जो है ये किसका काम कर रहा है? रेंज का. रेंज का मतलब होता है कि जो इमेजेस का काम कर रहे हैं डोमेन के पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग. सच दैट fn जो है, जो एक्चुअल fn है, वो f को कन्वर्ट कर रहा है. Thus the function f defined is referred
refer to as the pointwise limit of the sequence. तो f को क्या कहेंगे? Pointwise limit. And the sequence fn is said to be pointwise converging to f on s. तो अगर हर पॉइंट के लिए एक लिमिट की वैल्यू अलग आ रही है, एक सीक्वेंस के लिमिट की वैल्यू अलग आ रही है, and on the whole fn is converging to f, then we will say that it is a pointwise convergence. So what's the definition? A sequence fn of functions on a set x is said to converge pointwise to a real valid function f on x if for each epsilon greater than 0 and for each x belongs to her epsilon or her x there exists an integer. हर epsilon यानी हर बारी epsilon जो है वो वेरी करेगा हर x के अकॉर्डिंग और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर जो m जो है वो वेरी करेगा. It is dependent on x and epsilon. तो जब ये वाला इंटीजर दोनों पे डिपेंडेंट होगा, एप्सिलॉन के ऊपर भी और x के ऊपर भी, then we can say that then and the difference between f and x minus f of x, जैसे हम सीक्वेंसेस में करते थे, mod of a n minus a is less than epsilon, it implies a n is converging to a. तो यहाँ पे f and x minus f of x is less than epsilon for all n greater than or equal to. So this is the definition of pointwise convergence and this part is very much important क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी करेंगे तो ये इसी पार्ट में डिफरेंस आएगा, बाकी आपको ये डेफिनेशन यहाँ से सेम नजर आएगा. For example, we have given f and x is equal to x raised to power n. फंक्शन ले लिया, अब कह रहे हैं fn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है f को. f क्या बनाया? What is f? जब 0 और 1 के, अब इसको मैं डिफरेंट करूं, 0 और 1, देखो व्हेन यू विल पुट x is equal to 0, x raised to power n is equal to 0, it implies f and x की वैल्यू क्या आ गई? 0. When you will put x is equal to 1, x raised to power 1 is 1, it implies f and x की वैल्यू क्या आ गई? 1. तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी कितनी आ गई? 0. इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1. और लिमिटिंग वैल्यू का नाम क्या है? अब रह गया when 0 less than x less than 1. जब 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है, what is the value of x raised to power n? आप सपोज करो आपने x कितना लिया? 1/2. ठीक है, तो ये बन गई सीक्वेंस 1/2 raised to power n. अब आपने ये किसके बराबर है? ये f and x के बराबर है. क्या लगानी है? लिमिट लगानी है. 1/2 कितनी आई? मैं लिमिट लगाओगे तो आंसर कितना आएगा? 0. तो 0 पे भी 0, 0 और 1 पे भी आंसर 0 है और 1 पे कितना है? 1. सो दिस इज द पॉइंटवाइज लिमिट. This is called pointwise limit. This is called pointwise limit of the function f, of the sequence of function f and x. Is it clear? So same here. Now we have the limit of the sequence x upon 1 plus nx. So we don't have given here the in general 0 to infinity for all x belongs to 0 to infinity. So when x is equal to 0, put कर दो वैल्यू 0 आ जाएगी. ठीक है, for all n it implies fn is tending to 0 for all x is equal to 0 के लिए. तो limit n tends to infinity fn f भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. अब हमने ले लिया x greater than 0. अब क्योंकि दो पार्ट्स हैं, x 0 है और x 0 से ज्यादा है, तो अब हमने ले लिया x is greater than 0. That is 0 is less than f and x. हमने इसको एक्सप्रेस किया ऐसे. So this quantity is less than x upon nx. Definitely x is less than 1 upon nx. ठीक है, ये इससे छोटा है. So x यहाँ पे एक्चुअली इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 plus nx is greater than nx. It implies 1 upon 1 plus nx is less than 1 by nx. तो इसलिए हम ये x as it is रहा, इसकी जगह पे ये इंट्रोड्यूस करते हैं by using this result. x cancel out, you are only left with 1 by n, and when you will take the limit, the answer is 0. So either you are taking 0 or you are taking the values greater than 0 every time the value of f of x is equal to 0. Now here f and x is for all x belongs to r. अब x belongs to r को दो हिस्सों में बांट दिया, x is equal to 0 and x is not equal to 0. पहले x is equal to 0 के लिए वो तो f and tending to 0 आ जाएगा. It implies
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x is equal to 0 implies f of x is equal to 0. अब x जब 0 नहीं है तो हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू ही सीधा चेक करनी है, ठीक है। देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x, लिमिट लगाई, ठीक है, ऊपर नीचे n स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको n स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड किया, बन गया 1/nx, ये आ गया 1/n स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ रह गया 1. When you will put the limit, तो ये जब आपने इसको ही इंफिनिटी कर दिया तो ऊपर वाला हिस्सा 0 हो गया, 0.0 + 1. So this is tending to 0 as n tends to infinity. Thus fn converges to f1r where f of x is equal to 0 for all x belongs to r. Right? So this is our concept. क्योंकि जब हम पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं, so that is the concept of point wise convergence. और जब हम डेफिनेशन लगाते हैं तो हर एप्सिलॉन जब हम चूज करेंगे और हर एप्सिलॉन और हर एक्स जो है जो चूज किया जाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम चूज होगा वो एक्स और एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट होगा. नाउ नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस of sequence of functions. Now, if a sequence fn of real valued function with domain x converges pointwise to f, जब pointwise convergence होती है तो वही बेटा definition for a given epsilon greater than 0 for each xi there exists mi, यानी हर xi के corresponding एक mi काम करता है. कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने डोमेन का पॉइंट लिया x1 सपोज कर, मतलब इन दोनों के बीच लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कब काम करेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कब होगा, व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम m1. जैसे जैसे n m1 से बढ़ता जाएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा. इसी तरह जब मैंने दूसरा पॉइंट डोमेन का पकड़ा, उसकी एक अलग सीक्वेंस बन गई, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसके लिए फिर कौन आ गया, m2 आ गया. तो ये तो प्रोसीजर चलता जाएगा, जितने डोमेन्स में पॉइंट है उतनी फंक्शन वैल्यूज बनती जाएंगी. तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू mn, तो ये m1 m2 mn ये खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, नॉट इसका एंड ही नहीं है कहीं पे. लेकिन अगर ये जो सारे m1 हैं, m1 m2 m3, इन सारे m के लिए एक ही m काम करे, इन सारे m के लिए कौन काम करे, एक ही m काम करे, तो एक ही m तभी काम करेगा, क्योंकि तभी काम करेगा जब ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी, और जो सीक्वेंस बाउंडेड अबव होती है वो उसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है. So that's why for every x1 x2 x3 contained in x we get a sequence m1 m2 m3 of natural numbers. If the sequences mi is bounded above with LUBM, then we can say that mod of fn x minus f of x is less than epsilon for all n greater than or equal to m. तो हमने सबसे बड़ा नंबर चूज कर लिया इन सारे mi's में से जो सबके लिए वर्क करता है, right? So when we are able to choose a number m which is the supremum of all the mi's, then the sequence is uniformly convergent. Uniformly convergent. अब वर्ड अगर यूनिफॉर्म आ रहा है तो यूनिफॉर्म का मतलब है हर एप्सिलॉन और हर एक्स के लिए एक ही m काम करेगा. जब m वेरी करता है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, जब एक ही m काम करेगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. आप लोग मंडे को इफ यू रिमेम्बर कि मंडे को आप एक यूनिफॉर्म सब बच्चे पहन के आते हैं, ठीक है जी, तो दैट इज द यूनिफॉर्मिटी, उसको कहेंगे यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि सब स्टूडेंट्स में एक ही तरह की जो कंडीशन को है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं. So if no such m exists then the sequence fn is not uniformly convergent. अगर ऐसा कोई m exist नहीं करेगा तो सीक्वेंस कभी भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है. सो दिस वाज अ फॉर्मेशन, कैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बने. नाउ वी आर कमिंग टू द डेफिनेशन.
A sequence Fn of real valued function with domain x is said to converge uniformly on x to a function f if for each epsilon greater than 0. अब यहाँ पे वहां पे था for each epsilon greater than 0 and for each x. ठीक है, यहाँ पे वो लाइन निकल गई. There exists an integer m. It is independent of x and only dependent on epsilon. ऊपर वाली डेफिनेशन में when you ये देखो for each x belongs to वो चलो वो तो पीछे भी आ गया, सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. So here m is dependent upon, m is a function of x and epsilon. और यहाँ पे m is a it is independent of x. पॉइंट का कोई मतलब नहीं क्योंकि हर पॉइंट के लिए एक ही m काम कर रहा है. So यहाँ पे m is a function of m is, इसको इस तरह से लिख देते हैं, m is equal to m epsilon का मतलब है m is a function of epsilon only, not of x, such that नीचे वाली डेफिनेशन वैसी रहेगी, mod of fn x minus f of x is less than epsilon for all n greater than or equal to m. कि जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, m से आगे जा रहा है, fn x किसको कन्वर्ज कर रहा है, fn x को कन्वर्ज कर रहा है. मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसी क्वांटिटी एप्सिलॉन से, प्रीडिफाइंड क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटा होता जा रहा है. So this is all about the definition of pointwise convergent and uniform convergent. So here's some remark, or we can say that the difference between the relation between, you can say that the relation between pointwise convergence and uniform convergence. Uniform convergence implies pointwise convergence. जब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कन्वर्जेंट है इसका मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो होगा ही होगा, बट कन्वर्जेंस इज नॉट ट्रू. अगर पॉइंट वाइज ही कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बिल्कुल नहीं हो सकती. A sequence of function which is not pointwise convergent cannot be uniformly convergent. Right? If a sequence is uniformly convergent and the uniform limit function is same as the pointwise limit function. So जब भी हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी आपने प्रूव करा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करनी है, तो जो लिमिट फंक्शन है वो दोनों की सेम रहेगी. तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द पॉइंट वाइज लिमिट. इसका नाम क्या है, पॉइंट वाइज. तो अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो उसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है हमारे पास लिमिट निकालने का. लिमिट वही रहेगी जो पॉइंट वाइज, राइट. So here in the fourth they show the difference in case of pointwise convergence. For each epsilon greater than 0, for each x belongs to x, there exists the m belongs to n, which is dependent upon epsilon and x both. But in case of uniform convergence, if it is possible to find one for each epsilon, it is possible to find one integer m depending upon epsilon also. That satisfying this property, it implies function is uniformly convergent. For uniform convergence, there exists एक m सारे x के लिए काम करता है, 1m for all x. Whereas for the pointwise convergence, 1m for each x, हर x के लिए एक m अलग से चाहिए, ठीक है. One separate m, आप यहाँ पे लिख सकते हैं separate m for each x. Pointwise में जितने x उतने m, लेकिन यूनिफॉर्म में जितने x उन सब के लिए एक ही m. So this is all about the definition.